हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिविज स्टडी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 और 3 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रेटेड एज ए प्लस इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड्स। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी बिमल जालान, ऑप्शन सी शक्तिकांत दास या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गाइस, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मींस शक्तिकांत दास, जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। इनको ए प्लस मिला है, इनको रेट किया गया है ए प्लस ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड्स 2023 के द्वारा। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के? तो आपको पता होना चाहिए 25th नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। उसके अलावा अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ये उसके भी मेंबर रह चुके हैं। और ये जो ग्रेड्स हैं, इसको ए से लेके एफ तक की स्केल दी जाती है। ए जो है वो टॉप होता है और एफ जो है वो लास्ट में माना जाता है। और इसमें इन्होंने ये टॉप किया है, मतलब सबसे ऊपर इनको रैंकिंग दी गई है। और ये रैंकिंग क्यों दी जाती है? फॉर सक्सेस इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स एंड करेंसी स्टेबिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, दास के बाद आते हैं स्विट्जरलैंड गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन और सेंट्रल बैंक चीफ ग्यू येन थी योंग, ये वियतनाम के हैं। ठीक है, मतलब ये जो 3 लोग हैं जिनको ए प्लस की ग्रेडिंग दी गई है, उसमें सबसे टॉप पे शक्तिकांत दास जी, उसके बाद है स्विट्जरलैंड गवर्नर थॉमस जे जॉर्डन, और फिर उनके बाद हैं वियतनाम के सेंट्रल बैंक चीफ गु येन थी योंग। नाम बहुत टफ है प्रोनाउंस करना, बट आप समझ जाइएगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरो? चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान, नन ऑफ द अबव। आप सबको पता होगा ऑप्शन बी आदित्य L1। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है। ठीक है, और ये L1 क्या है? L1 मीन्स लैग्रेंजे पॉइंट। ठीक है, सपोज ये सन है, ये अर्थ है। ठीक है, यहां पे है ये लैग्रेंजे पॉइंट। ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से, और अर्थ से सन की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो लैग्रेंजे पॉइंट है वो 1% है, जो कि अर्थ और सन की दूरी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आदित्य L1 जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 125 डेज में वो यहाँ पे पहुंचेगा। अभी तो स्टार्टिंग के जो 16 डेज है वो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा। ठीक है, और ये L1 पॉइंट को ही हमने क्यों सेलेक्ट किया है, या फिर आप बोले तो इसरो ने क्यों सेलेक्ट किया है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से 24/7 जो अर्थ क्योंकि यहां से 24/7 जो सन की इमेज है वो आदित्य L1 जो है वो इसरो को प्रोवाइड करता रहेगा। इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा सामने, ना कोई सोलर इक्लिप्स का कोई दिक्कत आएगा, ना तो कुछ होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं है। मतलब ये बैरियर फ्री लोकेशन है। और यहाँ पे आदित्य L1 जो है वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लैग्रेंजे पॉइंट वो होता है जहां पे कि जो भी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है 2 बॉडीज की, वो बैलेंस हो जाती हैं। तो ये स्टेबल होगा आदित्य L1 यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे भेजा गया है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे चैनल पर आदित्य L1 के बारे में मैं अभी अपलोड कर दूंगी, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। एक तो चंद्रयान 3 जो कि मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिएगा, एक एक डिटेलिंग। वही सेम मैं आदित्य L1 के साथ भी करूंगी कि इसकी सारी डिटेलिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके PDF में आपको A to Z सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको अलग कुछ भी एक्स्ट्रा नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में ये कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड की गई है। उसके अलावा इंदौर के बारे में आपको पता ही होगा
कि ये पिछले 6 साल से क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की, और अभी एयर क्वालिटी सर्वे हुआ था जिसमें इंदौर ने टॉप किया हुआ था। और 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अभी इंदौर में ही हेल्ड की गई थी। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और बात, ये इंदौर और ग्वालियर के बारे में जो मैं बता रही हूँ, ये दोनों सिटीज कहाँ पे हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। ठीक। Who has taken the charge as the new Secretary of Ministry of Civil Aviation? Option A Wumlungmang Vualnam, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी वीएल कांथा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वुमलुंगमांग वुआलनम। ठीक है। Which organization has been accorded as deemed to be university status? Option A CBSE, ऑप्शन बी ICSE, ऑप्शन सी NCERT, या फिर ऑप्शन डी AICTE। So guys, your correct answer will be option C NCERT। ठीक है। जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जो NCERT है इट इज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नाउ। ओके, उसको एक यूनिवर्सिटी का एक तरफ से स्टेटस मिल गया NCERT को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डेट लिटरेसी वीक टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? ऑप्शन ए 1 सितंबर 2023, ऑप्शन बी 8 सितंबर 2023, ऑप्शन सी 15 सितंबर 2023, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Here we are talking about from which date, not we are talking about the week. Okay, if it is week, then 1st September to 8th September, it's known as literacy week, but we are talking here about the date, specific date of its starting. So it would be 1st September 2023. Okay, और इसको किसके अंडर बोला गया है? अंडर उल्लास इनिशिएटिव। उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। या आप याद कर लेना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, तीसरा है बेसिक एजुकेशन, चौथा है वोकेशनल स्किल्स, और पांचवा है कंटिन्यूइंग एजुकेशन। और ये क्यों है? वो इसलिए है ताकि एजुकेशन और लिटरेसी को पूरी इंडिया में रिवॉल्यूशनाइज किया जाए। ठीक है, उसको और बढ़ावा दिया जाए, एजुकेशन को, लिटरेसी को, और उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया के किसी किसी स्टेट में तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। लोग अभी इतने लिटरेट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अभी उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्टैंड लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Who has recently launched अमृत कलश यात्रा अंडर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन? ऑप्शन ए श्री जेपी नड्डा, ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी श्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है, अमृत कलश यात्रा को। और इसमें होगा क्या? इसमें यह है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, मतलब पूरे सितंबर वीक में इंडिया के हर, अगर बोले जाए हर एक कोने से, हर हाउस होल्ड से, हर विलेज से, हर वार्ड से जो है ना, एक पॉट में मिट्टी और ग्रेन्स को कलेक्ट किया जाएगा। और ऐसे टोटल 7,500 जो पॉट्स हैं जिसमें कि मिट्टी या फिर ग्रेन्स को डाला गया है, वो न्यू दिल्ली पहुंचाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस अमृत कलश को अमृत वाटिका में रखेंगे। अमृत वाटिका को दिल्ली में क्रिएट किया गया है, या उसको हम बोले तो बनाया गया है, जो हमारे जवान हैं, हमारे जो वीर हैं, उनको ऑनर देने के लिए। व्हाट इज द मेन एम ऑफ युवा
unstoppable campaign. Option A, to promote sports. Option B, to promote adolescent health. Option C, to decrease infant mortality rate. या फिर ऑप्शन डी, डिजिटल लिटरेसी अमंग अंडर प्रिविलेज्ड. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डिजिटल लिटरेसी अमंग अंडर प्रिविलेज्ड. ठीक है, इसका मेन नेम है युवा अनस्टॉपेबल का. CCI approves the merger of Tata Sia Airlines into option A, Jet Airways, option B, Indigo, option C, Air India, option D, SpiceJet. So guys, your correct answer will be option C, means Air India में टाटा सिया एयरलाइंस को मर्ज किया गया है और ये CCI ने इसका अप्रूवल दे दिया है. अभी मर्ज किया नहीं गया है, इसका अप्रूवल मिला है CCI द्वारा. CCI का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. In which state foundation stone has been laid for the multi-purpose seaweed park? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी गुजरात. आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीन्स तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क जो है वो बनाया जाएगा, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है. और ये सीवीड होता क्या है, तो जो भी मरीन प्लांट्स, एल्गी, ये सब आप देखते होंगे अगर आप ओशन के पास कभी गए होंगे या फिर लेक्स, रिवर्स, सीज, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ट्रू रूट्स वगैरह नहीं होते. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो तैरते रहते हैं या फिर पत्थर पे जो साइड में हम रॉक देखते हैं, स्टोन देखते हैं, उस पे वो ग्रीन कलर या फिर डिफरेंट अलग कलर्स के, सपोज कभी कभी ब्राउन कलर की एल्गी होती है जो वो स्टिक होती है, उसको मरीन प्लांट्स का बोलते हैं. ठीक है, और उन मरीन प्लांट्स और एल्गी को ही सीवीड बोला जाता है. और जो ये मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है उसको बजट 2021 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने प्रपोज किया था कि तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीवीड पार्क बनाया जाएगा. ठीक है, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा किसने है, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला जी ने. ठीक है, और ये जो सागर परिक्रमा 8 स्टार्ट हुआ है उसके तीसरे दिन उन्होंने ये काम किया, उन्होंने मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका. अब आप सोच रहे होंगे सागर परिक्रमा क्या है, तो मैंने सागर परिक्रमा के बारे में आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता दे रही हूँ कि सागर परिक्रमा जो है वो एक इनिशिएटिव है that aims to resolve the issues of fishermen and other stakeholders and facilitate their economic upliftment. ठीक है, जो भी हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ये सागर परिक्रमा जो है वो चल रही है. इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 मार्च 2022 को लॉन्च किया गया था और ये अगर देखें तो सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में ये इसका फेज 8 चल रहा है, सागर परिक्रमा का ये फेज 8 चल रहा है. इसमें क्या है कि जो भी कोस्टल एरियाज के पास जो फिशरमैन रहते हैं या फिर अदर स्टेक होल्डर्स आप बोलिए, जो लोग फिशेस को बेचते हैं या कुछ भी, उनके जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सागर परिक्रमा के थ्रू समझा जाएगा कि उनको क्या दिक्कतें हैं, उनको ऐसी क्यों दिक्कतें हैं, ये भी सिर्फ क्या नहीं क्यों दिक्कतें हैं ऐसे, उसको रिजॉल्व किया जाएगा और उनको पूरी कोशिश की जा रही है कि उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके. ठीक है, और ये जो फेज 8 है ये 31 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 31 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुआ है और इसके तीसरे दिन यानी कि 2 सितंबर को मल्टीपर्पज सीवीड पार्क का स्टोन रखा गया है, फाउंडेशन स्टोन. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. Who won silver medal at Zurich Diamond League Championship 2023? आपके ऑप्शन है पीवी संधू, डी गुकेश, नीरज चोपड़ा, नन ऑफ द अबव.
सो आपके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ज्यूरिक डायमंड लीग में, जो कि ये ज्यूरिक जो है वो सिटी है स्विट्जरलैंड की, मतलब कि ये स्विट्जरलैंड में चैंपियनशिप हुई थी जहां पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता है। उसके अलावा ओलंपिक्स में भी नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केसीसी फॉर फिशरीज will be held on 4th September, 5th September, 6th September और 7th September। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4th सितंबर। 4 सितंबर को ये हेल्ड होगा। कहां पे होगा? ये होगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। Who has been appointed as the new FTII president? रिया सेन, सलमान खान, आर माधवन, अक्षय कुमार। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर माधवन। आर माधवन को अभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपको पता होना चाहिए। तो यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट आता है। सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस कि दिस इंस्टीट्यूट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। टूल किट्स एंड मशीन्स टू आर्टिसंस अंडर ग्राम उद्योग विकास योजना हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू दिल्ली, मुंबई, इम्फाल, भुवनेश्वर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर में टूल किट्स और मशीन्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और किसने किया है? तो वो किया है केवीआईसी के चेयरमैन, केवीआईसी के चेयरमैन श्री मनोज कुमार जी ने। केवीआईसी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए क्वेश्चंस आते हैं ना कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि केवीआईसी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ये भुवनेश्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कंक्लूडेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। देखिए ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब स्टेट पीसीएस में, एसएससी में, बैंकिंग में, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट्स के थ्रू, करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। इसमें पहला है राइस सोइंग एरिया स्टूड एट 398.08 lakh hectares under Kharif crops as on 1st September 2023। ठीक है, मीन्स कि राइस सोइंग एरिया जो है वो इतने लाख हेक्टेयर जो है वो 1 सितंबर को खारिफ क्रॉप के अंडर रही है। देखिए राइस जो है ना वो एक खारिफ क्रॉप है, लेकिन कोई कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इसको राबी सीजन के भी टाइम ग्रो किया जाता है, जैसे कि असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मतलब ये कुछ ऐसे चुनिंदा स्टेट्स हैं जहां पे राइस को राबी सीजन में ग्रो किया जाता है। उसके अलावा आपको राइस के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द रैंकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राइस प्रोडक्शन में इंडिया, आप याद रखिएगा राइस प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, राइस प्रोडक्शन में इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है इंडिया, और फर्स्ट पे है चाइना। और कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है? तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। मनीष देसाई अज्यूम्स चार्ज एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ पीआईबी, मीन्स प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं वो मनीष देसाई
जी को बनाया गया है। कोल प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स एन इंक्रीज ऑफ 12.85% in August 2023, reaching 67.75 million tons. ठीक है, मीन्स अगस्त में कोल प्रोडक्शन जो है वो इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया, इतने परसेंट इंक्रीज किया है, और टोटल अब कितना है प्रोडक्शन 67.65 मिलियन टन्स का। तो कोल प्रोडक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है झारखंड। ठीक है, और इंडिया की क्या रैंक है, तो इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इसके पास, मतलब कोल रिजर्व में हम वर्ल्ड में 5th रैंक पे लाइक करते हैं। और 2nd लार्जेस्ट इन कोल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन में इंडिया 2nd लार्जेस्ट है। फर्स्ट है चाइना, जिस तरह राइस में भी 2nd है इंडिया, फर्स्ट है चाइना, उसी तरह कोल प्रोडक्शन में भी फर्स्ट है चाइना, 2nd है इंडिया। देखिए रैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। मे बी आप लोग को उतना ना अच्छा लगे कि रैंकिंग भी एक्स्ट्रा बता रही हूँ, लेकिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें जाननी चाहिए। ठीक है, 12th राउंड ऑफ यूके इंडिया FTA negotiations held recently. FTA means फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 12th राउंड उसका भी हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि 2 या 2 से अधिक कंट्रीज के बीच होता है। सपोज ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है, इन दोनों के बीच क्या होगा, FTA अगर साइन हो गया ना तो इनका जो ट्रेड होता है वो बहुत इजीली हो जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत इजीली होता है, बहुत अच्छे से उसमें बूस्ट मिलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, आई मीन ट्रेड होगा, उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी दोनों कंट्रीज में। ठीक है, इसलिए FTA नेगोशिएशंस रखा जाता है। ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी होल्ड्स इट्स 135th मीटिंग इन अहमदाबाद। ये 1 लाइनर है, आपको याद होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कमिटी। इस कमिटी के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसके जो चेयरमैन है वो है DG राकेश प्रकाश पाल। ठीक है, DG राकेश पाल जो है वो इसके चेयरमैन है। और ये कमिटी करती क्या है, ये इंडिया के ऑफशोर इंस्टॉलेशंस की सिक्योरिटी की प्रिपेयर्डनेस और इफेक्टिवनेस को रिव्यू करती है। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1978 में। ठीक है, मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1,59,069 crore gross GST revenue collected during August 2023 records 11% year-on-year growth। ठीक है, मतलब कि इतना इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है 11% हो रहा है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, GST मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, सो GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स एंड दिस इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये ओरिजिन बेस्ड नहीं है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट क्या है, वो है 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट हो गया था ऑल ओवर इंडिया। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है GST की। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू GST को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो है 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मींस कि अब ये GST जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 101st अमेंडमेंट एक्ट और GST इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल कौन सा है जो इससे डील करता है, तो वो है आर्टिकल 279A। ये आर्टिकल GST से डील करता है। और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है CGST, दूसरा होता है SGST और तीसरा होता है IGST।
ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं जीएसटी के। अब हम देखते हैं, वीएल कंथा राव टेक्स चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मीन्स वीएल कंथा राव को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का सेक्रेटरी बनाया गया है। केंद्रीय विद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश स्टूड फर्स्ट एट नेशनल लेवल इन 33rd नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन 2023, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। उसमें मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का केंद्रीय विद्यालय है वो फर्स्ट रैंक पे आया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको और भी चीजें बता दूं कि एरिया वाइज अगर देखें तो मध्य प्रदेश टॉप पर है फॉरेस्ट कवर में, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है मिजोरम में, फिर उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है मिजोरम में। ठीक, श्रीमती जया वर्मा सिन्हा टेक्स चार्ज एज चेयरपर्सन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। ये जो भी बच्चे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं उनको याद होना चाहिए। वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल एग्जीबिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली इन February 2024। जो ये वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल एग्जीबिशन है वो अगले साल न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। शांता थॉटम ऑनर्ड विथ वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। जो शांता थॉटम है ये तेलंगाना की चीफ इनोवेशन ऑफिसर हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 सितंबर 2023। ठीक है, मतलब 2 सितंबर को हम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं। डे से क्वेश्चंस आते हैं। इंडिया यूएसए फॉर्म्ड टास्क फोर्स टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। मतलब अब एक टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया है इंडिया यूएसए ने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। इंडियाज टॉप मोस्ट चेस प्लेयर इन फिडे रैंकिंग इज डी कुकेश। ठीक है, डी कुकेश इंडिया की तरफ से टॉप मोस्ट रैंकिंग पे है फिडे रैंकिंग में। ये चेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो फिडे रैंकिंग है वो चेस से रिलेटेड रैंकिंग निकालती है। अभी आपको पता होगा कि आर प्रज्ञानंदा जो है उनको सिल्वर मेडल मिला है और उनका मैच था मैग्नस कार्लसन से, जिसमें वो हार गए और मैग्नस कार्लसन की जीत हुई, तो मैग्नस कार्लसन को गोल्ड मिला है और आर प्रज्ञानंदा को सिल्वर मिला है। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 टू बी हेल्ड इन लद्दाख। तो दोस्तों ये थी 2 और 3 सितंबर की करंट अफेयर्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।